नमस्ते। आप मेरे साथ आज फिर से स्टूडियो में डॉक्टर संदीप पांडे हैं। एक ऐसी दर्दनाक चीज़ पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जिसमें मन आहत है। मतलब ये सुन के अजीब सा लगता है, लेकिन विश्वसनीय क्या मतलब हो रहा है आज के ज़माने में। लखनऊ में 2 सफाई कर्मी जो मेन होल में घुस के साफ़ करने की बात है, जिस पे कानूनी रूप से मनाही है, उनकी 2 की मृत्यु हो गई। डॉक्टर संदीप पांडे उनके घर गए थे, उनके परिवार से मिले, फिर उसमें से एक सफाई कर्मी जो बच गया, जो उनको रेस्क्यू करने की कोशिश किया था, उससे मिल के आए। और ये इशू मैं इसलिए जानबूझ के हम और डॉक्टर संदीप पांडे ने कहा कि इसको आपको शेयर करना ज़रूरी है कि ये थोड़ा आप लोग भी सोचिए कि बाकी सारी चीज़ें होती रहेंगी, कौन आएगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, लेकिन जो बात माने रखती है वो माने रखती है कि क्या कोई इंसान, कोई मानव हमारे आप जैसा, हमारे आपके मल को उस सीवरेज लाइन में अंदर घुस के एक हाफ पैंट या बने अंडरवियर पहन के, क्या ये मतलब अगर बाकी छोड़ दीजिए, मैं तो भगवान मानता ही नहीं मानता, वो माफ़ करेगा हमको और आपको। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं डॉक्टर संदीप पांडे से पूरा एक तो पहले समझ लूँ कि क्या हुआ था उस दिन, कैसे हुआ था। डॉक्टर संदीप पांडे प्लीज़। जी धन्यवाद आनंद जी, और इस विषय को लेने के लिए। मैंने दूसरे शहरों में इस तरह की घटनाएं तो होते हुए सुना था, लेकिन 30 तारीख को जब टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर हमारे मित्र प्रोफेसर शिवशंकर जो चेन्नई में रहते हैं, उन्होंने ये खबर का लिंक भेजा, तो मैं भी थोड़ा विचलित हुआ, क्योंकि हमारे शहर की बात थी और कोई चेन्नई से बैठ के मुझे बता रहा है कि लखनऊ में 2 लोग मर गए। उसी समय रायबरेली में भी मौतें हुई और दिल्ली में भी 4 लोग मरे सीवर में घुस के। लगभग एक ही समय की घटनाएं हैं। तो ये यहाँ की घटना 29 तारीख की है, और स्वच्छ नाम की प्राइवेट कंपनी है जो सरकार से ठेका लेती है सीवर लाइन साफ़ कराने का। उसके पास करीब 400 कर्मचारी हैं पूरे लखनऊ में। ये जो टीम है ये करीब 22 लोगों की थी, और गुलाब नगर एक इलाका है कैंपबेल रोड पे, वहाँ पे सीवर लाइन की सफाई होनी थी। उसमें 29 तारीख को सुबह 10:30 बजे करण 20 साल के और पूरन 36 साल के 2 लोगों को उतारा गया। करण तो 1.5 साल से काम कर रहे थे, लेकिन पूरन का पहला दिन था काम का। ओह जी। और ये सब सफाई कर्मचारी हैं, धानुक बिरादरी के, और सफाई ही करते हैं। लेकिन पहले ये लोग सड़क पे झाड़ू वाड़ू लगाने का काम करते थे। धीरे धीरे इनसे ये काम कराया जाने लगा, और ये दोनों उतरे और फिर अंदर ही रह गए। सुपरवाइज़र अमित सिंह ने फ़ोन करके जो इनके दूसरे कर्मचारी थे जो ठेके पे काम करते हैं, अन्य साइट्स पे काम कर रहे थे, उनको बुलाना शुरू किया। तो कैलाश नाम का एक व्यक्ति, वो भी धानुक है, वो करीब 2-3 किलोमीटर दूर एक साइट पे था। उसने पूछा क्या हुआ, सुपरवाइज़र ने बताया नहीं। उसने कहा कि तुम जल्दी आओ यहाँ पे। और जब वो सब लोग पहुँचे तो उसने कैलाश को कहा कि तुम्हें नीचे उतरना होगा। और कैलाश ने और करण और पूरन के परिवार वालों ने भी बताया कि इस कंपनी को स्पष्ट निर्देश है कि किसी को भी सीवर लाइन में उतारना नहीं है। जो आप कह रहे थे 2013 का मैनुअल स्कैवेंजिंग को प्रतिबंधित करने वाला और ऐसे कामों में लगे हुए लोगों के पुनर्वास का एक कानून मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया था। पहले भी एक कानून था, लेकिन इसमें जो नया कानून बनाया गया है, इसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग की परिभाषा को थोड़ा व्यापक किया गया है। क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजिंग जब हम कहते हैं तो हम सोचते हैं वो सिर पे मैला ढोने वाली जो प्रथा है उसी को मानते हैं, लेकिन इसने साफ कहा कि जहाँ भी आप जो सफाई कर्मी है, अगर उसके शरीर का कोई भी अंग अगर मानव शौच के संपर्क में आ रहा है, चाहे वो सीवर लाइन हो या रेलवे की पटरी पे जो शौच है उसको साफ़ करने की बात हो, तो ये सारे काम मैनुअल स्कैवेंजिंग के दायरे के तहत आएंगे। तो ये सारे काम प्रतिबंधित हैं, ये नहीं कराए जा सकते। इनको मशीन से करना चाहिए, या जो ड्राई लैट्रिन्स हैं उनकी जगह फ्लश लैट्रिन्स होनी चाहिए। लेकिन अभी भी भारत में सर पे मैला भी ढोया जा रहा है,
रेलवे स्टेशनों पे तो आप देखते ही हैं कि कर्मचारी सफाई करते हैं पटरी की। अब हालांकि कुछ टॉयलेट्स ऐसे आ गए हैं जिसमें कि शौच गिरता नहीं है नीचे। और सीवर में उतरने की घटना तो बड़ी आम है, पूरे देश से समय समय पे खबरें आती रहती हैं। तो कैलाश को उतारा गया। मैंने उससे पूछा कि तुम क्या क्या पहन के उतरे थे, तो बोला मैं सिर्फ अंडरवियर में था। उसके पास ना तो कोई ग्लव्स थे, ना बूट थे, ना मास्क था। वो उतरा और जब उतरा तो मैंने उससे पूछा कि फिर तुमने क्या किया अंदर जाके, तो बोला 20 फीट गहरा था वो, और पानी में डूबने से नहीं मरा। वो जो अंदर गैस होती है, मीथेन गैस, उससे दम घुटता है और उसके बाद आदमी बेहोश हो जाता है। बेहोश हो के वो नाली में गिर पड़ता है। तो उसने कहा जब मैं बेहोश हुआ तो मेरे हाथ से रस्सी छूट गई। तो मैंने उससे पूछा कि तुम रस्सी पकड़ के अंदर गए थे, तुम्हारे कमर में रस्सी नहीं बांधी गई थी? हार्नेस या कुछ इस तरह की चीज? जी। बोला नहीं, मैं एक हाथ से रस्सी पकड़े थे। अब आप कल्पना कीजिए कि 20 फीट नीचे किसी मजदूर को उतारा जा रहा है, एक हाथ से वो खुद रस्सी पकड़े हुए अपने को संभालने के लिए, और उससे अपेक्षा की जा रही है कि वो दूसरे हाथ से 2 मनुष्य जो पहले से वहाँ डूबे हुए हैं उनके शव को वो निकालेगा। तो ये बड़ी संवेदनहीन बात है, और जिसने भी ये किया ये उसको सज़ा मिलनी ही चाहिए कि उसने किस तरह से इस आदमी को जल्दीबाजी में उतार दिया और बिना किसी उसकी सुरक्षा का इंतज़ाम के। और ये आदमी भी वहाँ पे बेहोश होकर गिर गया पहले 2 की तरह। और फिर तब तक मेरे ख्याल से पुलिस वगैरह भी आ गई थी। फिर लग्घी डाल के और रस्सी का फंदा बनाया जाता है, और उसको लग्घी से जैसे एक हाथ से एक उससे हाथ या पैर जो भी उसका अंग समझ में आ रहा है वो उठाया जाता है, और फिर उसमें रस्सी फंसाई जाती है। और फिर रस्सी जहाँ भी फंस जाए, एक आदमी की रस्सी यहाँ फंसी थी और दूसरे आदमी की रस्सी जो है वो पैर का जो ये हिस्सा होता है वो यहाँ पे फंसी थी। तो वो बता रहा था कि पैर वाले को तो फिर उल्टा निकाला गया, क्योंकि भाई उसका पैर ऊपर हो गया और सिर नीचे हो गया। तो इस तरह से बाकी दोनों लोगों को निकाला गया, तीनों को बल्कि। और जब ये बाहर निकले हैं तो कैलाश और पूरन की सांस चल रही थी। कैलाश और करण की सांस चल रही थी। पूरन मर चुके थे पहले ही। जो पहले दिन काम पे गए थे वो शायद अनुभवी नहीं थे, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आया होगा क्या करें, घबरा भी गए होंगे। तो तुरंत करण और कैलाश को ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। और चूँकि ऐसी कोई घटना होती है तो प्रशासन अति सतर्कता बरतते हुए फिर वहाँ पे इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था कर देता है कि परिवार वाले भी नहीं मिल पाते हैं। तो इसकी माँ और भाई भटकते रहे 2.5 घंटे। और उन्होंने बोला कि जब हमने वहाँ गाली गलौज शुरू किया और पत्थर उठा के मारने वारने की धमकी दी, तब जाके हमको वहाँ पे अंदर घुसने दिया गया और कैलाश से मिलने दिया गया। कैलाश और करण दोनों अगल बगल के बिस्तर पे पड़े थे। करण की मृत्यु उसी दिन हो गई 29 तारीख को ट्रॉमा सेंटर में, और कैलाश 31 तारीख को जब जो भी गंदा पानी वगैरह उनके अंदर चला गया था, जब उनके शरीर की सफाई हो गई, उसके बाद 31 तारीख को उनको वहाँ से रिहा किया गया। तो कैलाश की जान बच गई है। करण और पूरन जो है आप कैलाश से मिल के आए? वो दोनों, हाँ, मैं करण और पूरन के परिवार वालों से, करण की माँ, करण के पिता, करण के भाई से मिला, और करण के पास ही ये तीनों परिवार आसपास ही रहते हैं। और पूरन की पत्नी से मैं मिला। करण का परिवार तो मुझे फिर भी ठीक लगा, वो संभाल लेगा स्थिति को, लेकिन पूरन की एक पत्नी है और 3 बच्चे हैं, 9 साल की लड़की, 8 साल का लड़का, फिर 3 साल की लड़की। कोई पढ़ने नहीं जाता है, और पत्नी के अलावा पत्नी को अब और किसी का सहारा नहीं है। हालांकि एक भाई बगल में रहता है पूरन का, लेकिन उसकी भी एक आंख जा चुकी है, तो वो भी अब काम नहीं कर पाता है। 20 लाख रुपए मिल चुके हैं। 10 लाख संयुक्ता भाटिया जी ने दिए हैं और 10 लाख जो है कंपनी ने दिए हैं करण और पूरन के परिवार वालों को। कैलाश को कंपनी ने 1 लाख रुपए का वायदा किया था, लेकिन वो बता रहा था अभी तक उसके खाते में सिर्फ 50,000 आए हैं और सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं दी गई है।
और करण और पूरन के परिवार वालों को एक परिवार के सदस्य को नौकरी, सरकारी नौकरी और सरकारी आवास का भी वायदा किया गया है, लेकिन अभी उसकी कागजी कार्रवाई होनी है। उनका डेथ सर्टिफिकेट और एफआईआर की कॉपी वगैरह निकलनी है। एफआईआर हुई अमित सिंह के खिलाफ, 302 की धारा लगी, अमित सिंह जेल में है। लेकिन हमारा ये कहना है, सोशलिस्ट पार्टी का जो प्रतिनिधि मंडल वहाँ गया था कल, वो इस उद्देश्य से गया था कि जो 2013 का प्रोहिबिशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट जो है, ये मुकदमा उसके तहत होना चाहिए, क्योंकि आज तक इस कानून के तहत 13 से ये कानून है और आप देखिए कि इसको 9 साल बीत गए हैं, लेकिन एक भी मुकदमा, या उसके पहले का जो कानून था 1993 का, उसमें भी एक भी मुकदमा आज तक दर्ज नहीं हुआ है। ये गतिविधि गैर कानूनी है और जब मुकदमा दर्ज होगा तो जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं, सिर्फ सुपरवाइज़र को ही जेल नहीं जाना चाहिए, कंपनी के बड़े अधिकारी और जल संस्थान जिसने ये ठेका कंपनी को दिया था, इनके अधिकारी, ज़िले के आला अधिकारियों को इसमें उनके खिलाफ़ मुकदमा होना चाहिए, उनको सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये जानते हुए कि ये गैर कानूनी है, किसी इंसान को उन्होंने जो सीवर में उतारा है और सबकी जानकारी में है। इनके पास मशीनें हैं। हमने जब पता किया कि मशीनों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता, तो ये बताया गया कि मशीन लगाने में पैसा ज़्यादा खर्च होता है। तो ठेकेदार उससे ये कहता था कि भाई तुम्हें नौकरी करनी है तो तुम उतरो, तो उनको धमकी दे के नौकरी से, नहीं तो मेरे पास दूसरा आदमी है, हाँ, नौकरी से निकालने की धमकी दे के इनको सीवर में उतारा जाता था। मुझे कैलाश ने बताया कि वो फरवरी से काम कर रहा है और अब तक वो 10-12 बार सीवर में उतर चुका है। तो मशीनों का इस्तेमाल पैसा बचाने के लिए कंपनी नहीं करती है और ये इंसानों की ज़िंदगी खतरे में डालती है। इसका ठीक से उस कानून के तहत, 2013 वाले कानून के तहत मुकदमा होना चाहिए। उस कानून में पुनर्वास की भी व्यवस्था है, तो कम से कम आगे ऐसी कोई घटना न हो, इसलिए लखनऊ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में जो लोग भी इस तरह के काम में लगे हैं, जो सीवर में उतरते हैं, जो मैला ढोते हैं, या जिनके शरीर के किसी भाग का संपर्क होता है मानव शौच से, दूसरे के शौच से, ऐसे सब लोगों का पुनर्वास होना चाहिए। ये हमारी मांग है और इसको लेके ही हम गए थे। कैलाश ने बड़ी बहादुरी का काम किया है, इसलिए हम उनको सम्मानित करने वाले हैं आने वाले 14 अप्रैल को, अंबेडकर जयंती को। लेकिन हमारा ये भी मानना है आनंद जी कि अगर ये लोग नहीं होंगे तो हम और आप जितनी आसानी से जाके बाथरूम में फ्लश चला देते हैं, हम नहीं चला पाएंगे। मतलब आप कल्पना कीजिए कि आपका सीवर अगर जाम हो जाए तो हम और आप टॉयलेट नहीं यूज़ कर सकते। और हम और आप तो सौभाग्यशाली हैं कि सुबह उठते हैं तो हमको ये नहीं सोचना पड़ता कि हम किस खेत पे, किस नाले पे जाके बैठें। हाँ, या दिन में अगर शौच आ जाए, ये हमारी स्थिति उन महिलाओं की तरह नहीं है जो शाम होते ही लोटा लेके सड़क के किनारे बैठती हैं और फिर कोई गाड़ी आ जाती है और उसके हेडलाइट के प्रकाश में फिर वो प्रक्रिया छोड़ के वो खड़ी हो जाती है, है ना। तो जो जिनके घरों में जिनको शौचालय की सुविधा उपलब्ध है, उनको ये कभी समझ में नहीं आएगा कि जिनके पास शौचालय नहीं है, या उससे भी बुरा जो सीवर की सफाई करते हैं, हमारे शौच की सफाई करते हैं, अगर ये लोग अपना काम न करें तो हमारी आपकी ज़िंदगी इतनी आसानी से नहीं चल पाएगी। तो इसलिए मेरा ये कहना है, इनको भी जैसे कोई सैनिक सीमा पे मरता है उसको सम्मानित किया जाता है, ये लोग भी देश के, समाज की सेवा में लगे हुए हैं, ये जानते हुए कि इनकी भी जान जा सकती है नाली में उतरने से। जिस तरह से सैनिक को मालूम है कि उसकी जान जा सकती है सीमा पे, तो इनको भी शहीद का दर्जा देके और इनको सरकार की तरफ से इनको सम्मानित किया जाना चाहिए। मैं साहब इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूं, मेरे हिसाब से ये हम, आप या जितने लोग भी इसको देख रहे हैं, 2 लोग देख रहे हैं, 200 लोग देख रहे हैं, 2000, 20,000, 2 लाख, जो भी लोग देखेंगे, ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी। कम से कम एक काम तो कर सकते हैं, अगर कहीं जा रहे हो और सीवर लाइन खुल के वहाँ वो अगर चल रही हो सफाई, तो रुक के सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि भाई इसमें कोई उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। वो अपने आप ही ये उतारने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि हम सब लोग उधर से निकलते हैं। ये कई जगह दिखता रहता है कि सीवर साफ हो रहा है, आदमी उतर रहा है, लेकिन
इनसेंसिटिव कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, हमें वही है कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो जैसा आपने कहा कि सुबह तो हमारा फ्लश तो काम कर ही रहा है। तो ये शायद सामूहिक जिम्मेदारी अगर नहीं होगी तो आदमी और हैवान का फ़र्क तो शायद मतलब कहाँ है और कहाँ नहीं है। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि 2021 में, मैं तो बार बार कहता हूँ, 2021 में प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी में कमच्छा में वो फोटो सबके सामने है जहाँ सफाई कर्मी यहाँ तक मल में डूबा हुआ साफ कर रहा है, जूं नहीं रेंग रही है। तो ये हम सब लोगों के लिए एक सामूहिक शर्म की भी बात है और ऐसी भी बात है जहाँ हम लोगों को कुछ ना कुछ इस पर आवाज़ उठाने की भी ज़रूरत है। जी, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।